बैरन हारकोनन के रूप में तैयार होने में स्टेलन स्कार्सगार्ड को कितना वक्त लगता था? कौन कौन से एक्टर्स थे जिन्होंने ड्यून 2 के अंदर काम तो किया था लेकिन उनके पूरे के पूरे रोल को ही हटा दिया गया? कौन सा बहुत बड़ा डिफरेंस है ड्यून पार्ट 2 मूवी का ओरिजिनल ड्यून नॉवल से? आन्या टेलर जॉय के कैरेक्टर का नाम आखिर क्या था और वो ड्यून 2 के अंदर इतनी इंपॉर्टेंट क्यों थी? क्या रही है ड्यून 2 की क्रिटिकल और फाइनेंशियल अचीवमेंट और ड्यून पार्ट 3 और इस फ्रेंचाइजी के और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स फ्यूचर में आने वाले हैं? ड्यून फ्रेंचाइजी की सक्सेस एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सक्सेस साबित हुई है, जहां पर पहली मूवी की सक्सेस ने इसके सीक्वल को कई गुना दोहराया है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसके बेहतरीन बिहाइंड द सीन फैक्ट्स के बारे में। तो फिर देर किस बात की? हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी की एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरुआत में ड्यून के सेकंड पार्ट को लेकर वार्नर ब्रोस के अंदर एक्चुअली कोई भी एक्साइटमेंट नहीं थी और वो बेसिकली पहली मूवी की परफॉर्मेंस को देखना चाहते थे और वो इसी हिसाब से इसके सेकंड पार्ट को कंफर्म करना चाहते थे ऑडियंस के सामने। बट ऑफ कोर्स पहली मूवी ने क्रिटिकली और फाइनेंशियली खुद को बहुत ही अच्छे से साबित किया, जिसके कारण सेकंड मूवी को वार्नर ब्रोस को ग्रीन लाइट करना ही पड़ा और इस मूवी की ऑफिशियल प्री फिल्मिंग 4 जुलाई 2022 से होना शुरू हुई। स्टेलन स्कार्सगार्ड, जिन्होंने पिछली मूवी के अंदर ब्रीफली कुछ सीन्स के अंदर बैरन हारकोनन को प्ले किया था, इस मूवी के अंदर उनके कैरेक्टर का काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट था, जिसके कारण उन्हें इस मूवी के लिए रेडी होने में बहुत टाइम लगता था और अप्रोक्सीमेटली ऑन द एवरेज उन्हें 8 घंटे तक का समय लगता था और इस पूरे मेकअप को उतारने में 2 घंटे तक का वक्त लगता था। और जिनको ये चीज बहुत आसान लगती है उनको बता दूं कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान स्टेलन स्कार्सगार्ड को बाथरूम जाने तक का फुर्सत नहीं हुआ करता था, जिसके कारण वो खुद को बाथरूम जाने से रोकने के लिए इमोडियम पिल्स का इस्तेमाल करते थे। खैर, मेकअप खत्म होने के बाद उन्हें तकरीबन इस 40 किलो के प्रोस्थेटिक को सीन्स के दौरान कैरी करना होता था और अपने कैरेक्टर के लिए एक्ट करना होता था, जो अपने आप में मेंटली और फिजिकली काफी ज्यादा टैक्सिंग है। लेकिन इस मूवी के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट अट्रैक्शन थे ऑस्टिन बटलर, जिन्होंने फेदरोथा का कैरेक्टर प्ले किया था, जहां पर उन्हें ये रोल डेनी विल्नव के साथ एक कॉफी मीटिंग के दौरान मिली थी और उन्हें इस रोल के लिए ऑडिशन नहीं देना पड़ा था। और इस रोल के मिलने के बाद उन्होंने 4 महीनों तक बुडापेस्ट में अमेरिकन नेवी सील्स के साथ ट्रेनिंग की। लेकिन यहाँ पर सबको इंटरेस्टिंग लगा ऑस्टिन बटलर का इस मूवी के अंदर बोलने का तरीका, जो बहुत सारे लोगों को हूबहू स्टेलन स्कार्सगार्ड के बैरन हारकोनन के कैरेक्टर की तरह लगा। और बेसिकली ये पर्टिकुलर कैरेक्टर एडिशन बेसिकली ऑस्टिन बटलर का ही आइडिया था, जो एक्चुअली नॉवेल के अंदर फेदरोथा और बैरन हारकोनन के इलिसिट रिलेशनशिप का एक हिंट हो सकता है। बाय द वे, इस आवाज के लिए उन्होंने स्टेलन स्कार्सगार्ड के कई सारी पुरानी मूवीज के फुटेजेस को बहुत बार देखा था और उनकी आवाज की प्रैक्टिस की थी। इस मूवी के अंदर पॉल के कैरेक्टर को कई बार महादी बुलाया जाता है एंड ऑफ कोर्स स्टिलगार के इस वर्ड के फैसिनेशन का पूरा एक मीम ही बन गया था, जिसे बहुत लोगों ने ऑनलाइन शेयर किया था। बट इस शब्द का मतलब एक्चुअली अरेबिक से लिया गया है, जहां पर महदी अल मुंतथार या महदी द अवेटेड इस्लाम में एक बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर है, जिन्हें माना जाता है कि वो समय के अंत में दुनिया में से बुराई को आकर क्लीन करेंगे। टिमोथी शैलमेट की कैरेक्टर पॉल को भी कुछ इसी प्रकार का पर्सोना इस मूवी के अंदर देने की कोशिश की गई थी। अब बात जब लैंग्वेज की हो रही है, तो इस मूवी के अंदर फ्रेमेन का ऑफिशियल लैंग्वेज चाकोब्सा को रियल लाइफ ग्रीक, अरेबिक, फ्रेंच, रोमानी, सेल्विक, हिब्रू और संस्कृत से इंस्पायर किया गया था, जहां पर इसे क्रिएट करने का काम लिंग्विस्ट डेविड पीटरसन का था, जिन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स की सीरीज में कई सारे लैंग्वेजेस को क्रिएट किया था। इस मूवी के अंदर हमें बहुत सारे कैरेक्टर्स देखने को मिले, लेकिन कुछ ऐसे एक्टर्स भी थे जिन्होंने अपने पार्ट को प्ले तो किया था, लेकिन कटिंग रूम में उनके रोल को हटा दिया गया। जहां पर सबसे पहले टिम ब्लेक नेल्सन, जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर सैमुअल स्टर्न्स / द लीडर के रूप में दिखे थे, उनका रोल अपेरेंटली इस मूवी के अंदर एम्परर सद्दाम के करीब एक कैरेक्टर का होने वाला था और इस मूवी के अंदर उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस भी दी थी। लेकिन यहाँ पर डेनी विल्नव को उनके सीन्स इस मूवी के अंदर एक्स्ट्रा लगे, जिसके कारण उनके पूरे के पूरे कैरेक्टर को ही इस मूवी से हटा दिया गया। वहीं पर पहली मूवी के अंदर अट्रेडिस परिवार के मेंटेट
तो फिर हवाद के एक्टर स्टीफन मैकेनली हैंडरसन ने भी अपने कैरेक्टर को इस मूवी के अंदर प्ले किया था, लेकिन उनका रोल इस मूवी के अंदर काफी छोटा था, जिसके कारण डैनी विल्नव ने इस पूरे के पूरे कैरेक्टर को पूरी तरह से हटा दिया। डैनी विल्नव के हिसाब से वो इन डिलीटेड सीन्स को कभी रिवील नहीं करेंगे, क्योंकि उनके हिसाब से थिएटर में दिखने वाला फाइनल कट ही मूवी का ओरिजिनल फाइनल कट होना चाहिए। वो सब तो ठीक था, लेकिन इस मूवी के अंदर हमें आनिया टेलर जॉय का एक बहुत ही छोटा सा कैमियो देखने को मिला था, जो कि बहुत सारे लोग को कंफ्यूज कर रहा था कि आखिर उनके कैरेक्टर का कैमियो इतना छोटा क्यों था। फाइनली उनके कैरेक्टर को मूवी के क्रेडिट्स के अंदर रिवील किया गया, जहां पर ये कैरेक्टर बेसिकली आलिया थी, और यहाँ पर ये बेसिकली उसकी एक फ्यूचर झलक थी जो हमें आगे सीरीज के अंदर देखने को मिलेगी। लेकिन एक्चुअली आलिया का इस मूवी के अंदर ना दिखना ये बेसिकली सोर्स मटेरियल के हिसाब से काफी ज्यादा अलग है, लेकिन ओरिजिनल सोर्स मटेरियल के हिसाब से आलिया इस मूवी के इवेंट्स तक 5 से 7 साल तक की होती है, लेकिन वही मूवी के अंदर उसे वूम्ब के अंदर दिखाया गया था। हैरानी की बात तो ये है कि ओरिजिनल सोर्स मटेरियल के अंदर बैरन हारकोनन को आलिया ही मारती है, और वही रिवील करती है कि बैरन हारकोनन एक्चुअली उसका ग्रैंडफादर है, लेकिन वहीं पर इसे इस पर्टिकुलर मूवी के अंदर टिमोथी कैलमट का कैरेक्टर पॉल अट्रेइडिस ही मारता है, जहां पर वो रिवील करता है कि बैरन हारकोनन उसका ग्रैंडफादर है। इसके साथ साथ यहाँ पर इस मूवी ने एक और चीज अलग की, और वो था लेडी मार्गेट का इंक्लूजन, जहाँ पर इससे पहले ड्यून की सारी लाइव एक्शन अडॉप्टेशंस के अंदर लेडी मार्गेट को नहीं दिखाया गया था। वैसे इस कैरेक्टर के लिए पहले एमी एडम्स, ईवा ग्रीन, एलिजाबेथ डेबिकी, नेटली डॉमर, ग्वेनेथ पाल्ट्रो और ओलिविया टेलर डडली को भी कंसीडर किया जा रहा था, लेकिन फाइनली यहाँ पर इस रोल के लिए लिया सेड्यूक्स को कास्ट किया गया। बात करें अगर इस मूवी की फिल्मिंग की, तो इस मूवी की भी फिल्मिंग पहली मूवी की तरह ही इक्वली इफ नॉट मोर देन चैलेंजिंग थी, जहां पर इस मूवी की फिल्मिंग 18 जुलाई 2022 को शुरू हुई, जहां पर कई सारे पुरानी मूवी के ही सेट्स का इस्तेमाल किया गया था। आगे जाकर इस मूवी की प्रोडक्शन पिछले मूवी के डेजर्ट लोकेशंस के पास शूट हुई, जहां पर इस मूवी की प्रोडक्शन को अबू धाबी में भी शूट किया गया था। साथ ही साथ स्पेशली आनिया टेलर जॉय के सीन के लिए सब सहारन अफ्रीका के ड्राइस्ट लोकेशंस को यूज किया गया था, और इस मूवी की ऑफिशियल फिल्मिंग 12 दिसंबर 2022 को खत्म हुई। साथ ही साथ इस मूवी के डिले ने इस मूवी को एक और फायदा पहुंचाया, जहां पर डैनी विल्नव को मौका मिल गया इस मूवी को आईमैक्स के लिए रेडी करने का। इस मूवी के क्लाइमैक्स के सीक्वेंस के लिए ऑस्टिन बटलर और टिमोथी कैलमट ने काफी कड़ी ट्रेनिंग मार्शल आर्ट काली के अंदर ली थी, जहां पर इन दोनों ने अलग अलग इंस्ट्रक्टर से इस मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस की थी। फाइनली इन्हें एक दूसरे पर मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करने का मौका मिला बुडापेस्ट में, जहां पर इस सीन के लिए स्टंट डबल्स का इस्तेमाल नहीं किया गया था, और इन दोनों ने ही इस सीन को परफॉर्म किया था। बात करें अगर अवार्ड्स की, तो इस मूवी के सबसे पहले रिलीज के चलते इस मूवी को इस साल जाकर रिलीज किया गया, जिसके कारण इस साल के ऑस्कर के रेस से बाहर हो गई, बट डेफिनेटली इसे अगले साल के ऑस्कर में कई सारी नॉमिनेशंस मिल सकती हैं। लेकिन वहीं पर अगर फिलहाल की बात की जाए, तो इसे 6th हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन के अंदर मिड सीजन फिल्म्स अवार्ड मिले हैं, और इसे हो सकता है अगले साल जाकर बहुत सारी नॉमिनेशंस और भी मिलने लगे। वहीं पर अगर बात की जाए इस मूवी के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की, तो इस मूवी ने $190 मिलियन के बजट पर अकेले नॉर्थ अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा में $273 मिलियन कमाए। वहीं पर बाकी के अदर टेरिटरीज से इसने $412 मिलियन कमाए, जहां पर इस मूवी का ब्रेक इवन पॉइंट $500 मिलियन था, लेकिन इसने उसे भी सरपास करते हुए टोटल ऑफ $686 मिलियन कमाए हैं, और ये मूवी काफी प्रॉफिटेबल साबित हुई। फाइनली अगर बात की जाए फ्यूचर की, तो इस मूवी का 3rd पार्ट यानी ड्यून मसाया एक्चुअली इस मूवी की सक्सेस को देखने के बाद कंफर्म कर दिया गया है, जो बेसिकली ओरिजिनल नॉवेल का 2nd पार्ट है, जहां पर डैनी विल्नव इस मूवी के साथ पॉल के कैरेक्टर को कंक्लूड करेंगे, और ड्यून के साथ ये उनकी आखिरी मूवी होगी। इसके अलावा इसकी एक स्पिन ऑफ ड्यून प्रोफेसी नाम की एक टीवी शो भी अनाउंस किया गया है, जो HBO के स्ट्रीमिंग साइट्स पर रिलीज होगी। ड्यून मसाया बेसिकली ड्यून 2 के इवेंट के 12 साल की बाद की कहानी होगी, और इसके स्क्रिप्ट को डैनी विल्नव ने ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया है।
सो गाइज मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा कि आपको इस मूवी के बारे में और क्या क्या मालूम है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ऑसम वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं। मैं जल्दी ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।